दोस्तों बहुत दिनों से या यूं कहें बहुत समय से एक तकरार चली हुई है। गाड़ी खरीदने और बेचने को लेकर ऑनरशिप, ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई थी। काफी लंबे समय से इस पर तकरार चलती रही। हमने भी कई बार इन चीजों को उजागर किया कि अगर आप अपनी गाड़ी को किसी को बेच रहे हैं तो उसके कागजात कैसे पूरे किए जाएं, या अगर आपने गाड़ी बेच दी और खरीदने वाले ने गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाई है तब आपको क्या करना है। अब एक चर्चा बहुत हो रही है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की। काफी दिनों से चर्चा उठी, मीडिया में खबरें छपी हैं कि अब राहत मिल गई है लोगों को इस चीज से कि अगर उन्होंने गाड़ी बेच दी है तो अब किसी तरह की टेंशन उन्हें लेने की जरूरत नहीं है। क्या है क्या नहीं, पूरी डिटेल में आपको बताएंगे आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। क्या है आज का किस्सा, चलिए आपको बताते हैं। अप्रैल 9, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की। करीखो करी अपेलेंट है वर्सेस नूने ट्यांग एंड अनदर, यानी कि बाकी अन्य। अब ये क्या केस है, पहले आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि साल 2019 में करीखो करी नाम के एक शख्स ने अरुणाचल प्रदेश में विधायकी का चुनाव लड़ा और वो भारी मतों से जीत गए। अब जब वो जीत गए तो आपको पता ही है हमारे देश में अगर एक चीज हो जाती है, कोई जीत जाता है तो कोई ना कोई अड़चन डालने के लिए तैयार रहता है। तो अड़चन डालने के लिए तैयार थे दूसरे शख्स, यानी दूसरी पार्टी के नेता, विपक्ष। जी हाँ, नूने ट्यांग जो कि विपक्षी पार्टी के थे और यहां से वो इलेक्शन हार गए थे। अब इनके पीछे ये पड़ गए और इन्होंने एक केस दायर कर दिया गुवाहाटी हाई कोर्ट में। जब चुनाव के लिए कोई नॉमिनेशन की जाती है, नेता लोग नॉमिनेशन फाइल करते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा खबरों में कि ये नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, ये नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। तो उस नॉमिनेशन में अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट को बताना होता है। अब करीखो करी ने अपने एसेट को तो बताया, लेकिन उनमें से 3 चीजों का जिक्र उन्होंने उस नॉमिनेशन में नहीं दिया। जी हाँ, एक ओमनी वैन, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल। बस इसी को मुद्दा बना लिया और इस मुद्दे को उठाकर हाई कोर्ट में दावे के साथ भेज दिया गया। अब हाई कोर्ट में जब पूरी वहां पर वेरिफिकेशन चली, जांच पड़ताल की गई, तो पता चला कि इन्होंने वाकई में वो तथ्य वहां पर नहीं दिए थे। अब इस आधार पर कि वो तथ्य वहां नहीं दिए गए, इनकी जो जीत वहां पर इन्हें जो हासिल हुई थी, यानी कि जब ये विधायक बन चुके थे तो इनकी विधायकी को रद्द कर दिया गया। अब ये बात करीखो करी को काफी खली कि आखिर ऐसा क्या हो गया। सब कुछ तो मैंने ट्रांसफर कर दिया था, पूरी सेल डॉक्यूमेंट दे दिए, सब कुछ हो गया, तो फिर ये क्या हुआ। तो इसको लेकर के वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने वहां पर अपील की। अपील के बाद इनकी सुनवाई हुई। सुनवाई में बहुत से तथ्यों को सामने लाया गया जो हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिए थे या उनसे भूल हुई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। जी हां, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 21 नंबर पॉइंट पर यहां पर लिखा गया है, द हाई कोर्ट opined that non-disclosure of the kinetic zinc scooty and the Maruti Omni van that had belonged to Bagilo Kari and the TVS Star City motorcycle that had belonged to Goshinso Kari, the dependent wife and the son of Karikho Kari, was sufficient in itself to constitute undue influence, thereby attracting section 123(2) of the Act of 1951। यानी कि यहाँ पर वो लिखना चाह रहे हैं कि ये जो तीनों गाड़ियां थी उनमें से एक उनकी वाइफ के नाम थी, एक उन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट की थी। यहाँ पर इस बात को हाई कोर्ट ने आधार नहीं बनाया कि किस तरह से इसको रेक्टिफाई किया जाए या डिस्टिंग्विश या कि अलग किया जाए। ये बात उन्होंने आगे साफ की है इस जजमेंट में। आगे उन्होंने लिखा है, however what is of significance is that the high court did not doubt that these vehicles had been sold or gifted long before the submission of the nomination by करीखो करी in 2019। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि हाई कोर्ट ने इस बात पर डाउट ही नहीं जताया कि 2019 से पहले वो ये गाड़ियां बेच चुके थे या तो गिफ्ट कर चुके थे। जी हाँ, यानी कि यहां पर ये डाउट तो क्लियर हो गया कि जब उन्होंने फाइल नॉमिनेट की तो वहां पर उस टाइम उनके नाम से ये गाड़ियां नहीं थी। यहां पर यह तथ्य सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया। अब आगे उन्होंने इस बात को कैसे रेक्टिफाई किया कि ऑनरशिप
इनके नाम पर है या इनको सिरदर्दी लेने की जरूरत है अगर गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हुई है? तो वो कैसे होगी क्लियर, क्या होगा तथ्य, वो अब हम आपको बताते हैं। जो पॉइंट हम आपको बताने वाले थे कि सब जगह जो बताया जा रहा है, खबरों में भी आपने सुना होगा, मीडिया खबरों में भी आपने सुना होगा कि इससे अब राहत मिलने वाली है। ये सारे तथ्य हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी, तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। जी हाँ दोस्तों, अब एक राहत तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां दी है। ये सच है कि सेल और गुड के तौर पर अगर कोई चीज बेची गई है तो ऑनरशिप की सिरदर्दी गाड़ी मालिक यानी बेचने वाले की नहीं है। उसका मकसद ये है या मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां इस बात को तथ्य माना कि जो चीज बेची जा रही है वो एक गुड्स है, तो उसको गुड्स के एक्ट में रखा जाना चाहिए, यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत ये सेल्स और गुड एक्ट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया। ये बात सभी के समझने वाली है, चाहे वो आम इंसान है, आम नागरिक हैं, चाहे इस केस से जुड़े हुए लोग या फिर लॉ की प्रैक्टिस करने वाले। दरअसल क्या हुआ, जब ये जिरह चल रही थी, हाई कोर्ट ने जिस चीज को आधार माना था वो आधार माना था मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 50 को, जिसके आधार पर यह कहा गया है या कहा जाता है कि अगर गाड़ी बेच दी गई है तो गाड़ी को ट्रांसफर किया जाना है। वो कहीं ना कहीं इस बात को महत्व देता है ये एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन 50। जी हाँ, वो इस बात पे जोर देता है कि आपको गाड़ी रजिस्टर्ड करवानी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि ये एक्ट यहां पर लागू नहीं होगा। जी हां, खासकर इस केस में, करीखो करी वाले केस में। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ये चीज बेची है, यानी कि जब वो चीज बेची तो वो गुड्स बन गई, और वो गुड्स बन गई तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आएगी, जो कि है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यहां पर आपको ये बात क्लियर हो जा रही है कि जब आप कोई चीज बेच रहे हैं या अपनी गाड़ी को बेच रहे हैं किसी को, तो जब वो बेची जाएगी, आपने पूरी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर दी है, हर तरह के सेल्स डीड या सेल के जो कागजात हैं वो आपने मुहैया करवा दिए हैं बायर को यानी खरीदने वालों को, तो आपकी ये सरहदी खत्म हो गई कि अब इसकी ऑनरशिप किसकी है। वो ऑनरशिप कहीं ना कहीं उस बंदे की हो जाएगी जिसने गाड़ी खरीद ली। इस बात को इस जजमेंट से समझते हैं जो इन्होंने यहां पर लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर हवाला दिया एक केस का, नवीन कुमार वर्सेस विजय कुमार का, जो कि साल 2018 का है। यह केस था कुछ एक्सीडेंट को लेकर, जिसमें किसी की मृत्यु हो गई थी। इस बात को समझाते हुए उन्होंने यहां पर तथ्य दिए हैं कि वहां पर जो फैसला लिया गया था, वहां पर रजिस्ट्रेशन वो गाड़ी बेचने वाले के नाम पर ही थी, तो कहीं ना कहीं वो लायबिलिटी बन जाती है गाड़ी बेचने वाले के नाम पर। अगर ऐसा कुछ केस आ जाता है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से किसी की जान चली जाती है, तो जो तथ्य देखा जाएगा वो ये कि गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये वो बहुत बड़ा डिफरेंस है जो शायद आपको खबरों में कहीं नहीं मिल रहा, जिसको हमने कहीं ना कहीं इस जजमेंट के आधार पर क्रैक किया है। कैसे, अब आपको दिखाते हैं इस जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो नोट किया वो ये लिखा, नोटेबली द हाई कोर्ट ओवरलुक द फैक्ट दैट द अबव जजमेंट वाज रेंडर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ द एक्ट ऑफ 1988 एंड नॉट फॉर द जनरल एप्लीकेशन। वही वाली बात जो हमने कही कि उन्होंने इस एक्ट को जनरल अलग कर दिया और मोटर व्हीकल एक्ट को अलग कर दिया, 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट को। यहां पर उन्होंने समझाना चाहा कि कैसे ये क्लियर हो सकता है। The judgment itself made it clear that despite the sale transfer of the vehicle in question, a claimant or claimants should not be made to run from pillar to post to find out who was the owner of the vehicle as on the date of the accident। यानी कि यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर जिस दिन एक्सीडेंट हो गया है उसके बाद क्या होता है, ढूंढा जाता है कि भैया एक्सीडेंट किसने किया, कौन है इसका मालिक या कौन चला रहा था, ये सब ढूंढा जाता है। कई बार ये चीजें नहीं पता चल पाती, तो इस वजह से इसको ये अलग करके बताया गया है कि इस बात के लिए कि गाड़ी तो आपने बेच दी, सेल ट्रांसफर कर दी, लेकिन अगर बायर ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो इस केस में क्या होगा, खासकर जब एक्सीडेंट होगा तो लायबिलिटी बनेगी पहले वाले ओनर की जिसके नाम पर रजिस्ट्रेशन हो रखी है, उसको पकड़ा जाएगा। वो इसलिए
कि पिल्लर से पोस्ट यानी कि यहां से वहां ना दौड़े, पुलिस वालों को इतनी जहमत ना करनी पड़े कि ये रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर हुई थी, ताकि केस आगे आसानी से जा सके या इस पर जिरह आसानी से हो सके। आगे उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया है कि कैसे ये सेल्स और गुड्स में आता है, वो भी आपको बताते हैं। फर्दर, व्हीकल्स बीइंग गुड्स, देयर सेल वुड बी कवर्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स एक्ट 1930। यहां पर उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है कि जब आपने गाड़ी बेची, आगे किसी को दे दी और डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर दी, तो ये सेल्स और गुड्स एक्ट्स में जाएगा जो 1930 का है। यहां पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 नहीं लगेगा अगर आपने गाड़ी बेच दी है। तो ये जो बातें आप सुन रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से एक एक लाइन पढ़कर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये चीजें उन्होंने क्लियर करके रख दी, आसान कर दी उन लोगों के लिए जो कंफ्यूज थे। अब जो पॉइंट हम आपको पढ़ के सुनाने जा रहे हैं, नवीन कुमार वर्सेस विजय कुमार का जो केस का हवाला दिया गया, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि कैसे ऑनरशिप का बर्डन तब नहीं है जब सेल्स और गुड के तौर पर उसे बेचा गया है, लेकिन एक सिरदर्दी है कब, जब एक्सीडेंट हो जाए। जी हाँ, इस केस से उन्होंने इन तथ्यों को रख करके इस बात को क्लियर किया है कि कैसे यहां पर प्रशासन या अथॉरिटीज इस बात को मान सकती है या कोर्ट या बाकी चीजें लीगल लॉ के तौर पर मानी जा सकती हैं कि आप इस चीज के लिए लायबल हैं, यानी जिनके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है वो लायबल होगा जब एक्सीडेंट आ जाए। पॉइंट नंबर 22 के अंदर उन्होंने यहां पर लिखा है, द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 230 इज दैट द विक्टिम ऑफ अ मोटर एक्सीडेंट और in the case of a death, the legal heirs of the deceased victim should not be left in a state of uncertainty। अब इस लाइन का क्या मतलब बन रहा है? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा आ जाता है, उस केस में किसी की मृत्यु हो जाती है उस एक्सीडेंट में, तो यहाँ पर क्लेमेंट यानी कि दावेदार, उस मृतक के परिवार वाले जो दावेदार हो जाएंगे, अगर वो क्लेम करते हैं कि भैया एक्सीडेंट हो गया है, उनको कोई मुआवजा मिले, तो उसके लिए अगर वो केस कर देते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वो गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। उसकी लायबिलिटी हो जाएगी कि हाँ, अब ये जो हादसा हुआ है इसकी देनदारी या मुआवजे को लेकर या जो भी फैसला तय किया जाए वो रजिस्टर्ड मालिक का होगा। यहां पर आपको बहुत ध्यान देना है कि कैसे इन्होंने अलग कर दिया इस चीज को। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है यहां पर कि किसी भी हालत में अनसर्टेनिटी में पीड़ित के परिवार वालों को या उनके शुभचिंतकों को नहीं छोड़ा जा सकता। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, यानी कि सिर्फ तुक्केबाजी नहीं चलेगी कि अच्छा ये गाड़ी कौन चला रहा था, ये गाड़ी किसके नाम पर है, तो वहां पर रोल आएगा रजिस्टर्ड मालिक का अगर एक्सीडेंट हो गया तो। A claimant for compensation ought not to be burdened with following a trail of successive transfers। यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया गया है, पीड़ित जो मुआवजा लेने आए हैं या जो दावेदार हैं वो इस बात में ना उलझा दिए जाएं कि जाओ पहले ये ढूंढ कर लेकर आओ कि गाड़ी किसके नाम पर है या गाड़ी कौन चला रहा था। मान लीजिए कि मैंने गाड़ी खरीदी है, मैंने किसी से सेकंड हैंड ले ली, लेकिन अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाई, गाड़ी उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब वो गाड़ी मैंने ऐसे ही किसी और को बिकवा दी, डील बन गई, सौदा हो गया, मैंने किसी को भिजवा दी। अब वो गाड़ी जब बिक गई और उस बंदे ने कहीं जाके एक्सीडेंट कर दिया, अब वो एक्सीडेंट अगर हो गया, उस हालत में सामने किसी की मृत्यु हो गई और किसी ने दावा ठोक दिया, तो सबसे पहले गाड़ी पे रजिस्ट्रेशन देखी जाएगी कि किसके नाम से है। तो उस केस में मैं नहीं, वो फंसेगा या लायबिलिटी उसकी होगी जिसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जिससे मैंने गाड़ी खरीदी थी और मैंने आगे बेच दी। तो यहां पर आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि इस केस में हमें पूरा ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन करवाने की जब बारी आए तो आप अपनी जिम्मेदारी समझकर एक बार रजिस्ट्रेशन तो करवाएं। हाँ, सेल और गुड, बाकी गिफ्ट आपने किसी को कर दी या कुछ ऐसी चीज कर दी कि किसी और के नाम पर लिखवा दिया या बेच दी, उस केस में तो सेल और गुड्स एक्ट आएगा, तब आपकी सिरदर्दी नहीं है। कहीं और आपको ये बताना पड़ जाए कि हाँ भाई मैंने ये गाड़ी इसके नाम पर कर दी थी, तो ऑनरशिप वहां पर आप क्लियरली बता सकते हैं। लेकिन कहीं पर ऐसी कोई चीज आ गई तो आपको ये ध्यान रखना है
कि इस गाड़ी को ट्रांसफर करवाने के लिए आपको सामने जिसको आपने गाड़ी बेची है उसके पीछे पड़ जाना है। बिल्कुल सही। वो हम क्यों कह रहे हैं वो भी बताते हैं और उसका रास्ता भी बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं अगर सामने वाला गाड़ी ट्रांसफर अपने नाम नहीं करवा रहा, जबकि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसे दे दिए। अब मान लीजिए सामने वाला गाड़ी ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो आपकी सिरदर्दी उस वक्त तक बनी रहेगी, कहीं कोई ऐसा कांड कर दिया तो इसके लिए बेहतर है अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा, बार बार आपने कह भी दिया है, तो उसको सबसे पहले तो नोटिस भेजें कि भैया अपने नाम ट्रांसफर करवा लो। सब कुछ तो आपको दे दिया है, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, एनओसी दे दी गई है, दिक्कत क्या है। एक नोटिस आपने उसे भेज दिया। दूसरा काम आपने करना है, एक लेटर आरटीओ को भेजना है। जी हाँ, आरटीओ में ये सारा बताते हुए अपना किस्सा उन्हें भेज देना है। और तीसरा काम आपने करना है कि एक लेटर पुलिस वाले को भी दे देना है, अपनी सारी बात बताते हुए कि मैंने ये गाड़ी इस फला बंदे को बेची, वो अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवा रहा है, कल कोई दिक्कत हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस बात को लेकर या इस जानकारी को लेकर हमने पहले भी एक रिपोर्ट की है, आप वहां से पूरी मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को अलग अलग कर दिया है, लेकिन हाँ, लायबिलिटी वाला पॉइंट अभी भी उसी का है जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है। कैसी लगी आपको आज की ये ग्राउंड रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारी कोशिश रहेगी हम आप तक इसी तरह की कुछ चीजें पूरी जानकारी के साथ इस ग्राउंड रिपोर्ट में लेके आएं, ताकि आप अपडेटेड रहें, जागरूक रहें। और हाँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, इसको हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे, अगर ऐसी कोई पूरी जानकारी आप नहीं समझ पा रहे या लेना चाहते हैं तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।